दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र तो आसमान में उड़ते उस पंछी की तरह है जो बेखौफ है, बेलौस है और वह उत्सव में तब्दील हो जाता है जब चुनाव का वक्त होता है। और लोकतंत्र के चौथे पिलर के तौर पर फोर्थ स्टेट यानी मीडिया की मौजूदगी होती है, जो अपने आप में बेखौफ और बेलौस होता है। लेकिन नए लोकतंत्र की परिभाषा चुनाव से ऐन पहले क्या वाकई ऐसी गढ़ी जा चुकी है या गढ़ी जा रही है जिसमें उसका बेखौफपन हो या बेलौसपन हो, सब कुछ लापता है? क्योंकि मुद्दे हम बताएंगे, चर्चा आप करेंगे। सर्वे में कौन सा आंकड़ा कहां पर रखना है ये हम बताएंगे, दिखाएंगे उसे आप। और इसकी एवज में जो भी आपका बिजनेस मॉडल होता है वह पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है। और हर बिजनेस मॉडल के आश्रय ही तो अब मीडिया चलता है, तो फिर इससे बचिएगा कैसे और फिर इससे अलग होकर काम कीजिएगा कैसे? कमाल के लोकतंत्र की यह परिभाषा है जो मौजूदा वक्त में सच है। एक ऐसा सच जिसमें इस बात का जिक्र आज करने की जरूरत है कि जैसे ही सर्वे शुरू होता है उसमें एक एक राज्यों को जब टटोलना शुरू करते हैं तो कहीं से आवाज आती है कि हमने असम में आपकी सीटें बढ़ा डाली, हमने आपकी सीट बंगाल तक में बढ़ा डाली, और तो और उड़ीसा में भी आपको सीट दे दी, और ज्यादा मत सोचिए, इस बार हमने आपको तमिलनाडु में भी 2 सीटें दे डाली है। और दक्षिण का जो दरवाजा कर्नाटक के जरिए बंद नजर आ रहा था, हमने उसे भी खोल दिया है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में आपको झटका लगता है, महाराष्ट्र में आपको झटका लगता है। इसकी पूर्ति कहां से करेंगे? और हिंदी पट्टी के भीतर लगभग 9-10 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर जितनी सीटें आप 2019 में जीत चुके हैं उससे ज्यादा सीट आप जीत ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उतनी ही सीटें हैं और वहां पर विपक्ष है ही नहीं जिसने चुनाव जीता ही नहीं, और उसमें खास तौर से कांग्रेस लापता है। तो फिर 400 का आंकड़ा कैसे छुएं? किस बैलेंस के तहत आपकी सीटों को कहां कहां बढ़ाना शुरू कर दें? तो आप ही एक सर्वे दे डालिए और हमें बताइए कि यह वो सर्वे है। तो आप इंतजार कीजिए, ऐसा सर्वे भी आ जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में लगभग 300 और 350 के बीच से इस सफर की शुरुआत हर किसी को करनी होगी। तो हर किसी ने शुरू कर दी इसी सफर पर चलने की कवायद। और दूसरी तरफ जो खास तौर से 5 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आपको बहस करनी ही होगी, उसमें पहले नंबर पर तो इस देश में तीसरे नंबर की इकोनॉमी दुनिया के मानचित्र पर किस तरीके से भारत होगा, इसकी चर्चा आपको करनी होगी। भारत राममय हो चला है और अयोध्या और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बरसों बरस के संघर्ष के बाद मिली, और इस देश के भीतर में हर आम वोटर कितना राममय है, उसके जरिए किस तरीके से सीटों पर, वोटों पर असर पड़ेगा, अब यह बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो इसे आप समझ लीजिए। तीसरी परिस्थिति उस विपक्ष से जुड़ी हुई है जो विपक्ष है ही नहीं, उसमें से हर छत्रप गायब है। इसका जिक्र, इस टूट फूट का जिक्र खुले तौर पर बड़ी तादाद में होना चाहिए। और चौथे तौर में तो वो करप्शन है जिसके दायरे के भीतर में विपक्ष और इंडिया गठबंधन फंसा हुआ है, और इसीलिए इस देश की एजेंसी कानून के तहत काम कर रही है, और उस कानून के तहत काम करने की प्रक्रिया को ही असल में इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल सच माना जाए, यह एक चौथा इशू है। और पांचवा इशू तो सबसे बड़ा है। कौन है इस देश में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सामने खड़े हो पाने की परिस्थिति में खुद को ला पाने की सोच को रखने वाला? कोई नहीं है। और जब कोई नहीं है और एक अकेला शख्स इस देश को तीसरी बार जीतने निकल पड़ा है, तो फिर उसके बाद कुछ भी चीजें कहां बचती है? बस ये 5 मुद्दे हैं, सर्वे हैं, और इसी के आश्रय 400 के आंकड़े को छू लेना है। अब मीडिया की परेशानी यह है कि दरअसल वो एक राज्य को टटोलता है तो दूसरे राज्य में चीजें अनुकूल नहीं होती हैं, और इन्हीं परिस्थितियों में वो ढूंढते ढूंढते
वो 325 सीट के आगे बढ़ नहीं पा रहा है जो सिर्फ बीजेपी के हिस्से में आए, लेकिन 325 पहुंचाने में भी उसे बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दक्षिण का दरवाजा खोलना पड़ रहा है। और कर्नाटक में चुनावी जीत जो कांग्रेस को मिली उससे लोकसभा में जीत नहीं मिलेगी, यह भी बताना पड़ रहा है। लेकिन इसके ठीक समानांतर एक कार्यक्रम तो है, एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें केरल से भी कांग्रेस के नेता साथ आ सकते हैं, महाराष्ट्र के भीतर से भी आ सकते हैं, मध्य प्रदेश के भीतर से भी आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी टूट उस रूप में शुरू नहीं हुई है जो जयंत चौधरी के बाद शुरू हो जाएगी। तो सब कुछ परोस दिया जाएगा, आपको सिर्फ उस पर चर्चा करनी है और हम आपके बिजनेस मॉडल को पूरा कर देंगे। राजनीतिक तौर पर चुनाव से पहले चुनाव में जीत हो जाए और इसका जिक्र खुले तौर पर इस देश की सत्ता करने लगे, ऐसा पहले कभी होता नहीं था, लेकिन अब होने लगा है। और आज जब संसद खत्म हुई, यानी 10 साल पूरे होने के बाद, इस लोकसभा चुनाव के बाद अब अगला सदन तभी सजेगा जब जो जीत कर आएगा। लेकिन हम तो जीते हुए हैं और इस जीतने की प्रक्रिया में मीडिया, अब उसकी भूमिका संसद से बड़ी हो गई। मीडिया में ही सब कुछ दिखाया जाएगा, मीडिया के जरिए ही सब कुछ बताया जाएगा। और इस दिखाने बताने के खेल के भीतर में बाकी चिंता से आप क्यों बेफिक्र रहिए, हमें लगता है आज इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जिस भी मीडिया हाउस में जाएंगे, जहां पर उनके कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी होगी, अब वो बीते 10 बरस का जिक्र नहीं करेंगे, वो आने वाले 5 बरस का जिक्र करेंगे। और उस 5 बरस के जरिए वह एक ऐसा रोड मैप दिखलाएंगे जिसमें अब उन्हें बेफिक्री है कि दरअसल इस चुनाव का कोई मतलब है। और यह 24 घंटे पहले उन्होंने टाइम्स ग्रुप के एक सेमिनार के भीतर जब भाषण दिया तो आने वाले वक्त में कैसे बड़े फैसले वो लेने वाले हैं और आने वाले 5 साल जिसमें वो चुनकर आएंगे वो कैसे इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इसी दिशा में उनका पूरा विजन चल पड़ा। यानी इस देश के भीतर में वोटरों के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वह सोचे कि बीते 10 बरस में उन्हें क्या मिला, क्या नहीं मिला। ये प्रधानमंत्री जिक्र नहीं करेंगे, जिक्र तो 4th पिलर को करना था, लेकिन 4th पिलर तो प्रधानमंत्री के झंडे को उठाए हुए चल पड़ा है। तो पहले हमें लगता है आज प्रधानमंत्री की आवाज को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए कि अब जिक्र इस 10 बरस का नहीं होगा, अब जिक्र आने वाले वक्त का होगा, एक ऐसे विजन का होगा जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन सुनना चाहिए इसे। तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं। भारत की गरीबी दूर करने, भारत के विकास को नई गति देने के लिए हमने नई योजनाओं की तैयारी पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूं और बहुत एक दिशा में कैसे काम करूंगा, कहां ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं। और करीब करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों से मैंने सुझाव लिए हैं, अलग अलग तरीके से 15 लाख से ज्यादा लोगों से उस पर काम करता रहा हूं, जिसकी मैंने कभी प्रेस नोट नहीं दी है, तो पहली बार बताता हूं। काम चल रहा है और आने वाले 20-30 दिन के अंदर वो फाइनल रूप भी ले लेगा। इसी सम्मेलन में देश के गृह मंत्री भी पहुंचे थे, जिन्होंने कहा कि इस चुनाव का क्या मतलब। यह चुनाव तो विपक्ष भी मान चुका है कि उसे उधर ही बैठना है जहां पर वो इस दौर में बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है। और इस देश के सूचना प्रसारण मंत्री, उन्होंने तो कपड़े ही सिलवा लिए कि हैट्रिक लगने वाली है। और हैट्रिक कैसे लगेगी इसको बताने से वो कोताही बरतेंगे नहीं। अभी चुनाव का नोटिफिकेशन हुआ नहीं है जारी और अभी इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स चुनाव में कूदे नहीं हैं, लेकिन वो चुनाव से हटकर ही कब थे। तो तमाम कच्चे चिट्ठे को खोला जाए, बताया जाए आपके सामने, उससे पहले हमें लगता है कि इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर भी किस तरीके से चुनाव से पहले खुद को चुनाव के रंग में रंगते हुए अपनी तीसरी जीत के जश्न मनाने की दिशा में कैसे बढ़ चुके हैं
और संसद के भीतर बकायदा फोटो ऐप करते हुए, अपनी ड्रेस को दिखलाते हुए, नारों को लिखे हुए और नारों को गुणगान करते हुए वह आने वाले वक्त की रचना कैसे कर रहे हैं, इसे भी देखिए और सुनिए जरा। मैंने बाइट अभी नहीं दी भाई। बाइट नहीं, नमो हैट्रिक सम्राट जी, नमो हैट्रिक क्या है? तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार चुनकर आएंगे तो देश के गरीबों का और कल्याण करेंगे, भारत को और बढ़ाने का काम करेंगे, देश का मान सम्मान और बढ़ाएंगे। देश में जो वायदे किए थे वो पूरे किए। इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी देश में है जिसने पहले दिन से अपने आज तक के एजेंडे को जो कहा वो किया। धारा 370-35 से मुक्ति दिलाई, ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई और भव्य राम मंदिर बनाया। अब हैट्रिक भी लगाएंगे और देश को आगे भी बढ़ाएंगे। राम मंदिर इसका एक मतलब तो साफ है, चुनाव आयोग को यह देखना चाहिए था कि अभी सरकार चल रही है और सरकार के मंत्री अपने राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार में क्यों लग गए हैं और इस देश को अभी नोटिफिकेशन का इंतजार करना है। तो हमें लगा कि आज उस कच्चे चिट्ठे को खोला जाए, क्योंकि चुनाव आयोग तो 9, 10, 11 इन 3 तारीखों में से किसी एक तारीख में बैठेगा और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। लेकिन इस 10-11 मार्च से पहले भी अभी भी बहुत वक्त है, यानी मार्च के 10 दिन हैं और इस महीने भी आपके पास तकरीबन 18-19 दिन है। तो इस 28-29 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री की जो इस देश के भीतर में यात्रा होनी है वह 16 यात्रा तय हो चली है। उन 16 यात्रा के जरिए इस देश के अलग अलग राज्यों में उन्हें किस रूप में कितनी योजनाओं का जिक्र करना है और उन योजनाओं के जरिए अपनी उपलब्धियों का बखान करना है और बतौर प्रधानमंत्री इस देश के टैक्स पेयर का पैसा उसके साथ खर्च होगा और मीडिया उसे बाखूबी दिखाने से कतराएगा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, अभी वह चुनाव मैदान में तो कूदे नहीं हैं। तो यह 16 राज्यों का सफर है और इन 16 राज्यों से पहले प्रधानमंत्री 2 दिनों के बाद यूएई भी जा रहे हैं। वहां पर भी एक मंदिर में ही जाएंगे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है। और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि यूनाइटेड अरब अमीरात की बीते 8 महीनों में उनकी तीसरी यात्रा है और 2015 के बाद से यह 7वीं या 8वीं यात्रा होगी। लेकिन राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में चुनाव की सरगर्मी वोटों के ध्रुवीकरण की दिशा में कैसे बढ़ेगी, राज्यों की राजनीति को कैसे प्रभावित किया जाएगा और विपक्ष इस दौर से कैसे लापता हो जाएगा, इसकी पूरी ट्रेनिंग मीडिया के लिए तैयार है। एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार है कि क्यों विपक्ष को इस दौर में गायब कर देना है। यहां सवाल राहुल गांधी की न्याय यात्रा का नहीं है, यहां सवाल अलग अलग छत्रपों के भाषणों का भी नहीं होगा। यहां पर सवाल आपस में मिलकर छत्रप अगर कोई चुनावी रैली करते हैं तो वह भी शब्द बेमानी हो जाएगा। यानी कोई यह सोच रहा हो कि ममता बनर्जी कहीं भाषण दे रही है तो तमाम न्यूज़ चैनल वाले उसे दिखाने लगे, बिल्कुल नहीं। तमाम अखबार वाले उस पर रिपोर्ट फाइल करने लगे, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट फाइल तभी होगी और दिखाया तभी जाएगा जब वो देश की मौजूदा मोदी सत्ता पर नहीं बल्कि विपक्ष के तौर पर खड़ी कांग्रेस या राहुल गांधी पर अटैक करती है। अखिलेश यादव कोई रैली कर लें और उसको लाइव काट दिया जाए, असंभव है। बड़ी तादाद में यूपी के भीतर उनका अपना वोट बैंक और उनकी जो अपना नारा है पीडीए का, उस नारे के तहत बड़ी तादाद में लोग भी जमा हो जाएं, तब भी कोई मायने नहीं रखता है, मीडिया नहीं दिखलाएगा। और अगर महाराष्ट्र में बैठे हुए उद्धव ठाकरे और शरद पवार सोच रहे हैं कि उनकी रैलियों का तो कवरेज होना चाहिए और उन्हें तो दिखाया जाना चाहिए, उनकी बातों को तो लोग सुनते हैं, तो वह भूल जाएं, क्योंकि इस स्क्रिप्ट में विपक्ष के लिए कोई जगह है ही नहीं। और जब विपक्ष ही गायब है आपके जहन के भीतर से, तो कौन सवाल खड़ा करेगा यहां पर कि देखिए इस तरीके से विपक्ष के बगैर इस लोकतंत्र के पर्व को कौन मनाएगा। लेकिन लोकतंत्र के किस पर्व का हम जिक्र कर रहे हैं आपसे? हम तो चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में जब दूसरी पार्टी है ही नहीं, उसकी मौजूदगी ही नहीं है
और मीडिया इस दौर में उसको स्क्रिप्ट थमा दी गई है किस मुद्दे के आश्रय और किस रास्ते उसे चलना है, कितनी बार कितने घंटे दिखाना है। तो पार्टी के तौर पर 4 नेताओं की मौजूदगी खुले तौर पर मोहर के साथ दिखा दी गई है। पहले नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी, दूसरे नंबर पर अमित शाह देश के गृह मंत्री, तीसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चौथे नंबर पर जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष। इन 4 नेताओं की हिस्सेदारी को अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं चुनाव आयोग को इसे रोक लेना चाहिए या ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट तैयार है, तो हमें लगता है आज पार्लियामेंट खत्म हुई, कल से मीडिया के हिस्से में आने वाले घंटों को आप चुन लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि 8 घंटे इन 4 नेताओं के इर्द गिर्द या बीजेपी के मुद्दों के इर्द गिर्द ही चीजें रेंगेंगी जो प्राइम टाइम का हिस्सा होगा। प्राइम टाइम का मतलब यहां पर यह होता है कि शाम के 6 बजे से लेके रात के 10-11 यानी वो 5 घंटे वहां ले लीजिए और बाकी के सुबह के 3 घंटे ले लीजिए। खास तौर से जो आप 9 बजे से शुरू कीजिए या 8 बजे से शुरू कीजिए, 11 बजे तक लाइए। यह 8 घंटों के भीतर में आपको इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द पूरी बहस, इन्हीं नेताओं के चेहरे के इर्द गिर्द पूरा दृश्य आपको नजर आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अखबार इस दौर में कोई ऐसी रिपोर्टिंग करने लगेंगे जो आपको कहीं आपके भीतर एक सवाल खड़ा कर देगी कि अच्छा इस देश के भीतर में विपक्ष की हैसियत भी चुनाव लड़ने की हो गई है क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और इन सब के पीछे का गणित जो है, जिस बिजनेस मॉडल का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, हमें लगता है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। 2022-23 यानी 2022 के अप्रैल से लेकर 2023 के मार्च तक का जो डाटा चुनाव आयोग के पास आया और चुनाव आयोग के जरिए जारी हुआ और पता चला कि किसकी कितनी कमाई है, उस कमाई का कितना पैसा वो खर्च करती है, हमें लगता है सबका जिक्र करें 2 ही पार्टी का जिक्र करते हैं, पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस। अब इसको और आसानी से समझ लीजिए कि कांग्रेस की कमाई 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 452 करोड़ 37 लाख रुपए की होती है। पूरे बरस की कमाई है ये 452 करोड़ 37 लाख ये कमाई है। और जो उसका खर्च वो बतलाती है इलेक्शन कमीशन को, वो खर्च है 467 करोड़ 13 लाख रुपए। यानी जितनी कमाई हुई उससे तकरीबन 15 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हो गए। ये कांग्रेस का हाल है जो 400 के आंकड़े के भीतर है। अब यहां पर आप कहेंगे अच्छा बीजेपी का क्या आंकड़ा है, तो बीजेपी का आंकड़ा बड़ा शानदार है। बीजेपी को जितने पैसे मिलते हैं और जिस रूप में मिलते हैं, वो सबसे बड़ी पूंजी मिलती है इलेक्ट्रल बॉन्ड से, हम आप यही जानते हैं। और उसके बाद कुछ स्वैच्छिक योगदान होता है जो ट्रस्ट के जरिए मिलता है। अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो जो चुनावी बॉन्ड था उससे मिल गया 1294 करोड़ रुपए। जो अलग अलग ट्रस्ट जिसमें कॉरपोरेट की भागीदारी होती है वहां से मिल गए 825 करोड़ रुपए। और इसके अलावे जो कैश और जो चेक से पेमेंट होता है, यह 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 5427 करोड़ का है। इन सबको मिला दीजिएगा तो 7544 करोड़ हो गए। अब यहां पर सवाल यह था कि जो खर्च किया जा रहा है बीजेपी के जरिए, वह कितना खर्च किया जाता है। वो चुनाव पर खर्च होता है 1000 करोड़ रुपए, बाकी तो पैसा बच गया। अब इतनी बड़ी तादाद में पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास होगा और दूसरे नंबर की पार्टी को जितना मिला उससे ज्यादा उसे खर्च करना पड़ रहा है, और दोनों के बीच अंतर जो है वो मिनिमम 5 गुना का अंतर रहता है, मैक्सिमम 9 गुने का अंतर होता है। ये पैसे का खेल है। और कोई भी मीडिया हाउस बिना बिजनेस मॉडल के नहीं चलता है, उसी आसरे वो अपनी रफ्तार को पकड़ता है। अब यहां पर एक सवाल और है। ये पिछला महीना जो जनवरी का महीना जो बीता, उसमें 571 करोड़ रुपए 80,03,000 टोटल ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए लिया गया। इसका 80% एक झटके में निकाल दीजिए, वो किस पार्टी के पास चला गया अब ये बताने की जरूरत नहीं है। तो एक हिस्सा पैसे का है। यानी जो भी इस दौर में चुनावी दौड़ में लगा हुआ है, जाहिर है बहुत खर्चा होता है किसी भी खबर को लाने को लेकर, सर्वे कराने में खर्चा होता है, रिपोर्टिंग के लिए जो अलग अलग जगहों पर आप देखते हैं बड़े बड़े चैनलों की टीम चली जाती है, वो पैसा कहां से आता है और कैसे
देश का मिजाज कोई बता रहा है कि आज चुनाव हो जाए तो इतनी सीटें होंगी, तो बिहार का दिखाना है तो बिहार पहुंच गए, यूपी का दिखाना है तो लखनऊ पहुंच गए, पंजाब का दिखाना है तो चंडीगढ़ पहुंच गए, दक्षिण भारत का दिखाना है तो तेलंगाना या हैदराबाद या फिर कर्नाटक यानी बेंगलोर पहुंच गए, महाराष्ट्र का दिखाना है तो बंबई पहुंच गए। सब जगहों पर टीम की मौजूदगी, जो ज़्यादातर दिल्ली से रवानगी होती है, उसमें वो खर्चा तो होता होगा और एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता होगा। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि पहले ये नहीं होता था, पहले होता था। लेकिन पहले हर जगह पे लोग जाके नहीं बतलाते दिखलाते थे, यानी पहले खर्चे कम थे। टेक्नोलॉजी बड़ी हो रही है, लेकिन चैनल का विस्तार तमाम जगहों पे खर्च के हिसाब से बढ़ रहा है। आप कहेंगे यार इसमें चिंता करने की क्या बात है, पैसा तो बखूबी है। तो ये पैसा कहां से आता है? क्या इस दौर में भारत के बाजारों के भीतर कोई अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इतनी बड़ी तादाद में विज्ञापन दे रहा है? आप कहेंगे यह विज्ञापन तो होते हैं, तो हमें लगता है एक हिस्सा आपके सामने और रखते हैं। ये दरअसल जो अलग अलग कॉरपोरेट और बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो कितना पैसा देते हैं अपने ही प्रोडक्ट के विज्ञापनों को लेकर, और पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर वो कितना देते हैं, इसका एक आंकड़ा निकल कर आता है कि जो कॉरपोरेट है वो लगभग 363 करोड़ रुपए सिर्फ एक महीने के भीतर कॉरपोरेट के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग कर देते हैं। लेकिन एवरेज जब आप निकालिएगा, ये कॉरपोरेट जो इनका 39 कॉरपोरेट जो है, इनका जो विज्ञापन का जो पूरा हिस्सा होता है, वो पैसा क्या वाकई 100 करोड़ भी हो पाता है? नहीं हो पाता है। दूसरा हिस्सा, इस दौर में कॉरपोरेट ने मीडिया पर अपना पैसा इस रूप में कब्जे के तौर पर लेना शुरू किया कि अब मीडिया हाउस भी कॉरपोरेट के हो गए। कुछ बचे हुए हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अब उन कॉरपोरेट की भागीदारी सत्ता के साथ है। सत्ता के अनुकूल उनके कॉरपोरेट के अपने मीडिया संस्थान काम करने लगेंगे, और इसके ठीक समानांतर जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है, उसके जरिए भी पैसे की आवाजाही शुरू हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड अलग है, इलेक्टोरल ट्रस्ट अलग है। तो पैसे की चिंता मत कीजिए। और यहां से सवाल उठा कि लोकतंत्र को आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, तब बात उठी मुद्दे को लेकर। और उसके बाद यह सवाल उठा कि अब उन मुद्दों को, जो मुद्दे राजनीतिक तौर पर मौजूदा सत्ता को लाभ दे सकें, वोटों का ध्रुवीकरण कर सकें, विपक्ष को लापता घोषित कर सकें और खुद के चेहरे को लार्जर देन लाइफ बतला सके, और इस देश में आजादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए, उन चुनाव की प्रक्रिया के भीतर कोई प्रधानमंत्री का कद ऐसा नहीं था, ये प्रचार के जरिए हम क्यों नहीं बतला सकते हैं? उसकी जीती जागती मिसाल के तौर पर धारा 370 को ले लीजिए, अयोध्या में राम मंदिर को ले लीजिए, कॉमन सिविल कोड को ले लीजिए। जिन जिन मुद्दों पर जो लंबा संघर्ष चला आ रहा था, और इस संघर्ष को अमली जामा जब पहना दिया गया मौजूदा मोदी सत्ता के जरिए, तो इससे बड़े मुद्दे और कौन से हो सकते हैं? तो इनके इर्द गिर्द ही अगर समूचे मुद्दे जो चुनावी तौर पर हैं उसको अगर ले आएं, तो कोई दूसरा कैसे सोचेगा कि क्या महंगाई, क्या बेरोजगारी, क्या बैंकों का खास्ता हाल, क्या कॉरपोरेट की बैंकों से लूट, किस तरीके से लूट के बाद उनका देश छोड़कर भागना, ये सब क्या मायने रखेगा? यानी इस देश की जो बेसिक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी, जो राजनीति के हथियार के तौर पर चुनाव के वक्त उभर कर सामने आती थी, उसको एक झटके में इस चुनाव में कैसे गायब कर दिया जाए। और इसकी एवज में आपको क्या चाहिए? आपको अपना इंटेलेक्चुअलिज्म दिखलाना है, आपको अपनी बौद्धिकता को बतलाना है। और चूंकि अभी भी इस देश को लोकतंत्र पर भरोसा है, तो लोकतंत्र के पिलर्स पर भरोसा तो होगा। नौकरशाही अगर कहीं हस्ताक्षर कर दे तो जनता मान लेती है सही ही कर रही होगी। इसीलिए तो ईडी हो या सीबीआई हो, माना जाता है कि चलिए वो जांच एजेंसी है, कानून के तहत काम कर रही होगी। और बाकी चीजें राजनीतिक शगुफा है। अदालतों से निकलने वाले फैसले हों, और अदालत को लेकर इस लोकतंत्र के भीतर कोई सवाल कैसे खड़ा करे, वह भी सुप्रीम कोर्ट पर, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, जिसके अपने फैसले को कि चुनाव आयुक्त कैसे चुना जाए, इसको सरकार ने संसद में विधेयक लाकर बदल दिया। क्यों सवाल खड़ा करना चाहते हैं आप?
तो ना कार्यपालिका, ना न्यायपालिका, ना विधायिका और चौथे स्तंभ के तौर पर मीडिया जब इस दिशा में डेमोक्रेसी को देखेगी ही नहीं, तो उसे तो सिर्फ एक पिलर, एक व्यक्ति, एक मुद्दा और उसी के आश्रय एक चुनाव नजर आएगा। और उसी दिशा में यह चुनाव ले जाया जा सकता है, इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। राजनीतिक तौर पर इससे पहले के चुनाव ऐसे कभी नहीं हुए। ये 2014 में भी नहीं हुए थे और 2019 में भी नहीं हुए थे, जो 2024 में होने वाले हैं। इसीलिए हमने कहा कि नजर रखिए सिर्फ अपने घर की दीवार पर टंगे उस टेलीविजन पर चलने वाली खबरों को लेकर और सोचना शुरू कीजिए कि आपसे जुड़े हुए मुद्दे कोई वहां पर उभरते हैं या नहीं उभरते हैं, और सरकार से सवाल करता हुआ कोई रिपोर्टर दिखाई देता है या नहीं देता है, या हंसी ठहाके लगाते हुए वे आपके बीच में से कैमरा लेकर जाए और आपकी बातों को अपने हिसाब से दिखाने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दे, तो ये फोर्थ स्टेट एक नायाब प्रयोगशाला के तौर पर है, जिसमें सत्ता की चाशनी है और उसी का बिजनेस मॉडल है। इस सियासत में आप इस पार खड़े हैं या उस पार खड़े हैं, फैसला आप ही को करना है, क्योंकि अंधियारा धीरे धीरे आसमान में भी छा रहा है। यह मौसम का अंदाज है, शाम ढल रही है। आप कहेंगे सुबह तो होगी। मुश्किल यह है कि मौसम के हिसाब से और प्रकृति के लिहाज से यह सुबह तो होगी, लेकिन इस लोकतंत्र के लिहाज से, चुनावी दृष्टिकोण के लिहाज से, लोकतंत्र के 3 स्तंभ के लिहाज से और चौथा स्तंभ जिसका काम निगरानी का है, अगर उसका अपना बिजनेस मॉडल सत्ता के मॉडल में तब्दील हो गया तो फिर हम हों या आप हों, सवाल किससे करें, कहां करें। और यही वो सवाल है जो सवाल सिर्फ हवा में रेंग रहा है। मनाइए कि वो हवा में ना रेंगे, बल्कि उसकी आवाज और तीक्ष्ण हो जाए, क्योंकि अब पार्लियामेंट सजेगी तो मई के आखिरी हफ्ते में सजेगी, जब इस देश में नई सरकार होगी। नई सरकार का मतलब कोई दूसरा नहीं, यही सरकार नए रूप में आपको नजर आ सकती है, नजर आएगी, नजर आने लगी है, और इन्होंने मान लिया है कि हम ही सरकार है। बाकी आपको चुनाव की तैयारी करनी है तो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।